नागरिकों का अभियान, जनहित अभियान आप यहाँ पर देख रहे हैं। जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर में जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राज नारायण जी, जो प्रांतीय संयोजक हैं नरेश कुमार सहनी जी के बहुत वक्ता का लिस्ट है। कुंडल विजय यादव जी है, रमाशंकर यादव जी है, अविनाश भाई जी है, रितेश यादव जी है, आधारित जनगणना के लिए जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है, बहुत सारे साथी हैं, सब लोग समझना चाहते हैं होना चाहिए। और चूंकि समय बिहार में भी कम है और वेदर भी खराब हो रहा है, कार्यक्रम को समाप्त करना है, तो हमारे बीच में 27 अप्रैल 2025 को कुंडल मुजफ्फरपुर में हमको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज कार्यक्रम हो रहा है जिसमें राजनारायण जी और नरेश सहनी जी आपको बताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। ठाकुर जी हैं जो प्राचार्य रहे हैं, प्रोफेसर जंग बहादुर जी हैं, दिवाकर जी हैं, आनंद पटेल जी हैं, आपको बताएं अविनाश यादव हैं जो पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहे हैं, अमरिंदर कुमार है छात्र राजद के नेता, मनोज कुमार दास जी हैं, आपको बताएं और आई से हैं। सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में भागीदारी है और सब कम्युनिटी के अधिवक्ता, इंजीनियर और प्रोफेसर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं अभी ठाकुर जी जो है प्रचार महोदय बोल रहे हैं और जनता के बीच में जो जाति जनगणना है वो क्यों होना है उस बात को यहाँ पर जो बैठे हुए हैं आज के यूथ है और जो खास करके ओबीसी, एससी, एसटी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं वे अपने विचार को यहाँ पर मजबूती से रख रहे हैं। मैं हूँ रमाशंकर राय, आपके समक्ष मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र कुंडल ब्रह्म स्थान से बोल रहा हूँ। देखिए इस कार्यक्रम में जो उपस्थित है इस पर कुछ बात को सुनते हैं। जनगणना कोई नई चीज नहीं है। आप याद करेंगे आज़ादी की लड़ाई 1900 खासकर अंबेडकर का उदय जब होता है 1924 के बाद, तो तीन अस्मिताएं टकरा रही थी आपस में। एक हिंदू अस्मिता, दूसरी मुस्लिम अस्मिता, तीसरी दलित अछूत अस्मिता। तीनों के अलग अलग नायक थे, अंबेडकर थे, मुंजे थे और जिन्ना थे। तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान, इसके पहले ही अम्बेडकर बराबर, चाहे लोथियन कमेटी हो, चाहे एटनबरो समिति हो, चाहे साइमन कमीशन हो, दो ही मांग अम्बेडकर ने रखी थी। एक चूंकि सबसे खराब हालत शूद्रों की है, अछूतों की है, तो जातीय जनगणना हो और दूसरी पृथक निर्वाचन हो। इनके लिए दोहरा मतदान हो, अपने प्रतिनिधियों को चुने। तो इसीलिए भारत में सबसे पहले 1931 में जातीय जनगणना हुई। अंग्रेजों के समय जातीय जनगणना पहली भारत में 1931 में हुई और विधिवत डाटा प्रकाशित किया गया। फिर 10 साल के बाद 1941 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन हिंदू महासभा और आरएसएस ने उसको प्रकाशित समझ सकते हैं किस तरह के लोग इस जाति आधारित जनगणना के लिए सजग हैं और कार्य करने के लिए तैयार हैं। पूरी मजबूती से, मुस्तैदी से यूथ है, एक से एक अपने वैचारिक समझ रखते हैं और कार्य रूप देने के लिए यानी एक्शन को रिएक्शन के साथ आगे बढ़ाने के लिए कितना तत्पर और मजबूत हो सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं रामलला यादव जी हैं जो काफी संघर्षशील रहे के वर्षों में, डॉक्टर दिवाकर जी हैं, कई लोग हैं यहाँ पर, बीके रंजन जी हैं, हरचंद्र प्रसाद यादव जी हैं, ये सब लोग यहाँ पर हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका श्रेय राज नारायण जी जैसे युवा और कर्मठ लोगों को जाता है कि इन्होंने आज की जो परिस्थिति है, देखिए इतनी विस्फोटक परिस्थिति भारत में कभी नहीं आई थी। उस समय हिंदू, मुस्लिम और दलित अस्मिताएं टकरा रही थी, बाद में पिछड़ा वर्ग आंदोलन शुरू हुआ। आज हिंदू अस्मिता, हिंदू और मुस्लिम दो तरह की अस्मिताओं का टकराव हुई है। पूर्व प्राचार्य हरिनारायण ठाकुर जी कह रहे हैं देश में विस्फोटक स्थिति है, खासकर पिछड़ा और अति पिछड़ा और एससी एसटी के लिए, अल्पसंख्यकों की अधिकार लूटने के लिए बड़ी कुचक्र और साजिश रची जा रही है। इस बात को यूथ के बीच में वो रख रहे हैं। आनंद पटेल जी काफ़ी संजीदगी से अपने बातों को मजबूती से रखा है कि गरीबी जो है हमारे देश में, हमारे राज्य में, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। वोटर को ये ज़्यादा
जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि वो गुमराह हो रहे हैं। इसको जनहित अभियान जो है आगे ले जाएंगे। ये अनंत पटेल जी हैं आपके समक्ष। हो सका आज दुर्भाग्य से हम उसी सत्ता और शासन में जी रहे हैं जिसने हमेशा विरोध किया जाति जनगणना का और इस सर्वहारा के विकास का। वो बनाए रखना चाहते हैं जातियों को, और लेकिन जातियों को एक हिंदू के बड़े दायरे में समेट करके सबको सिद्धांत रूप में एक अपना वोट बैंक के रूप में तैयार करना चाहते हैं। ये उन्हें अधिकार नहीं देना चाहते। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही बनाए रखना चाहते हैं, और इसी के बैनर तले हिंदू राष्ट्र की अवधारणा इनकी है। और हिंदू को आप देख रहे हैं आज की परिस्थिति कितनी विस्फोटक स्थिति हो गई है। तो ऐसे में एकमात्र उपाय है जाति जनगणना। जाति जनगणना की मांग करके ये कोई नया नारा नहीं लगाया जा रहा है। सर्वहारा के लिए 85% जनता के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। उनके हक हुकूक अधिकार के लिए आज जो भी नीतियां बन रही है इनके खिलाफ की नीति बन रही है। नई शिक्षा की नीति को देखिए। प्रोफेसर हरिनारायण ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जो हिंदू के आड़ में जो SC/ST को गरीब बनाए रखने की साजिश है, उस साजिश को समझने की ज़रूरत है। खुद प्रचार जी जो कई पुस्तकों के लेखक हैं, मुंशी सिंह कॉलेज मोतिहारी के और चकिया के प्राचार्य रहे हैं, बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के बड़े पद पर रहे हैं। आप हैं जी, आपका नाम भाई? विनोद कुमार यादव जी है, और आई से जो आपको विद्यालय चलाते हैं। विद्यालय का क्या नाम है? तक्षशिला पब्लिक स्कूल। नाम से ही जान रहे हैं कि कितना पवित्र नाम इन्होंने ऐतिहासिक रखा है। तो इस प्रकार कई लोग इस सभा में उपस्थित हैं। महाजन जी, अरविंद महाजन जी, सब बहुत अनिल यादव जी हैं जो पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहे हैं। और जी हाँ, डॉक्टर अविनाश यादव जी तो धड़कते हैं तो वो छूट नहीं सकते हैं। तो ये हैं, और ये मनोज दास जी हैं, आपको वाम सेफ के बहुजन मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के। सब लोग यहाँ पर, सब रविदास, पासवान, सहनी, महतो, अहिर, मुस्लिम, सब समाज के लोग यहाँ पर है। बड़े पैमाने पर है, लोहार, बढ़ई, सब समाज के लोग हैं। अब जनहित अभियान के जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो जाति जनगणना को भारत में कह सकते हैं फाउंडिंग किए, जन्म दिए, राजनारायण जी को ताली के गड़गड़ाहट के जोश के साथ यहाँ पर कुंडल में वेलकम किया जा रहा है। अब ये बोलने जा रहे हैं अंतिम वक्ता के रूप में। आज के इस आम सभा में दूर दूर से आप सभी साथी आए, और हमारी माताएं बहनों का भी इस बार एक अच्छी भागीदारी रही। इसके पहले उनकी भागीदारी थोड़ी कम होती थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे भाई नरेश जी को कि धीरे धीरे भागीदारी बढ़ती जा रही है। साल उड़ा करके हरचंद्र यादव जी स्वागत किए। हम लोग इसको वंदन अभिनंदन करते हुए वेलकम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यूथ का, ये यहाँ पर जो आइकन यूथ है, MA PhD और उच्च योग्यताधारी SC/ST OBC के यूथ है। राजनारायण भाई, पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 दशक से लगभग अधिक समय होने अब जा रही है इस अभियान को चलाते हुए। पूरे पिछले 2-3 घंटों से बहुत अच्छी चर्चा हुई। जाति जनगणना के विभिन्न पहलुओं पर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लोगों ने राय भी रखी। उन सभी रायों को संकलित किया जा रहा है, सुझाव भी आए। आज आम सभा करने के पीछे ये एक बड़ा उद्देश्य था कि लोग चाहते क्या हैं, लोगों की राय क्या है, और वह जानने का अवसर मिला हमें यहाँ। हम सब मिलकर फिर उस पर एक व्यापक विमर्श के बाद आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, सिर्फ मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। इस संदर्भ में अभी प्रोफेसर हरिनारायण ठाकुर जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, और मंचासीन तमाम लोगों ने भी बहुत बात कही, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। लाइट आ गया, तो सवाल है
सवाल बनता है यहाँ कि इस आंदोलन को और अधिक धारदार कैसे बनाया जाए। जब इसकी शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने अब तक सैकड़ों सम्मेलन देश के अलग अलग हिस्सों में किया। उस समय दिल्ली जाति जनगणना अभियान का केंद्र हुआ करता था और टीम जनहित लगातार वहां के पार्लियामेंट के क्लब में तमाम नेताओं को इकट्ठा करके पूरे दिन मंथन करती थी, चर्चा करती थी, बहस करती थी और ऐसे कई कार्यक्रम वहां आयोजित किए गए। उस समय माननीय लालू जी भी सदन में थे, मुलायम सिंह जी भी सदन में थे, गोपीनाथ मुंडे सदन में थे, हुकुमदेव नारायण यादव जी सदन में थे, एक राजा राम पाल जो कांग्रेस पार्टी से था और गडेरिया जाति से उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं जब उनसे मिला, कहा कि जब अपने समाज के उत्थान की वैज्ञानिक अध्ययन की बात है तो ये सदन का सदस्य मैं रहूं ना रहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस मुझे मैं अगली बार टिकट दे या ना दे, मैं आपके आंदोलन के साथ हूं। अब पार्लियामेंट में जब ये बहस खड़ी होगी तो मैं खड़ा होऊंगा। और इंडिया टुडे ने इस बात को छापा भी है। राजा राम पाल गडेरिया उत्तर प्रदेश से उसमें लोकसभा में सदस्य हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। अब बाद में वाकई में उनका टिकट कट गया। जब वो जम के इस पर वकालत करने लगे, हम लोगों का साथ देने लगे, सदन में आवाज बनने लगे, तो उस समय कांग्रेस पार्टी सदन में जो आवाज उठती थी वैसे कमजोर नेताओं को, जिसकी पृष्ठभूमि थोड़ी कमजोर थी, उसको दबाने का प्रयास करती रही। और मीडिया के सहयोग से जो ये तीन ज्यादा बड़े नेता आपस में बात नहीं करते थे, हमने तीनों को एक साथ बिठा दिया। तो मीडिया इन तीनों को तोड़ने के लिए तिकड़ी यादव लिखा था। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो अखबार पढ़ रहे होंगे उस दौर में, इस बात को देखे होंगे। तो मुझे लालू जी ने फोन करके बुलवाया, कहा तो बहुत बड़ा बदनामी कर दिया, ये हेडलाइंस देखो क्या लिखा है। हमका घबराने की बात नहीं है सर, ये तो चलता रहता है। जब आप अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ अधिकार एक सेक्टर में छीनने की बात नहीं हो रही है, चाहे वो जुडिशरी की मैं बात करूं, वहां हम जीरो हैं। हम मीडिया की बात करूं, हम कुछ नहीं है वहां, कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी पर हम वहां नहीं है। स्ट्रिंगर के अलावा देश का पिछड़ा या दलित का कोई बेटा किसी भी बड़े मीडिया हाउस में नहीं है। स्ट्रिंगर पट्टी चलाता है, पट्टी जानते हैं, टीवी में जो नीचे लिखा हुआ लाइन आता है उसको चलाता है सिर्फ। संपादक के साथ उसकी बैठक भी नहीं हो सकती है। जुडिशरी का हालात देखते हैं आप कि हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जब भी आरक्षण की बात आई, आपके अधिकार की बात आई, जब भी आपको अधिकार दिलाने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ रहा। आरक्षण पर अब तक सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले आए वह एक अध्ययन का विषय बनता है। जब मंडल लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे लगा दिया। 3 वर्ष तक न्यायालय की प्रक्रियाओं में मंडल जूझता रहा और 1993 में जाके एक बड़ी राइडर क्रीमी लेयर लगा दिया गया। जबकि पिटिशनर ने जो आवेदन करता था, जो सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा इस मंडल के घोषणा के बाद दायर किया था, उन लोगों ने ये कभी डिमांड नहीं किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कास्टिस्ट जजों ने एक राइडर डालते हुए मंडल में क्रीमी लेयर लगा दिया, जिसके कारण 27% रात की सीमा हम लोग प्राप्त नहीं कर सके। इस पर सदन में भी चर्चा, शरद जी ने कई बार इस पर सवाल खड़ा किया। अभी मात्र 6.5% पर है हम लोग। कई बार इस पर सवाल खड़ा किए। धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन से उपजी हुई पार्टियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी और इस जाति जनगणना के सवाल को खड़ा करने के बाद एक दौर आया भारत में, जिस समय यह आंदोलन पूरे देश में हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। 5 कदम भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, इतना कोहरा कुहासा थी। ये साथी कदम से कदम मिलाकर पूरे 24 घंटा इस आंदोलन को, इस रथ को चलाकर लोगों को, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी को अवगत करा रहे थे। और तब माननीय नीतीश कुमार ने फरवरी, मेरे ख्याल से अगर मैं डेट नहीं भूल रहा हूं तो शायद 15, 16, 17, 18 या 19 फरवरी 2021 रहा होगा, उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे और जो 17 महीने की सरकार की जो बात हुई थी उसके बाद चली थी। इन लोगों, तब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और जाति जनगणना पर एक आम राय बनाते हैं, जिसमें वहां भी बैठे अपर कास्ट के लोगों ने उनको गुमराह करने की कोशिश किया, लेकिन नीतीश कुमार जी गुमराह नहीं हुए। और दिल्ली से लौट कर आते, अब किन लोगों से मीटिंग हुई वो बात सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। वो लौट कर आते ही पटना के एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने घेरा तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चूल हिला दी। उन्होंने कहा कि कम से कम देश में जाति जनगणना हो जानी चाहिए, सामान्य जनगणना अभी हुई नहीं है,
यह केंद्र सरकार के लिए अवसर है, केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने की पहल करे। मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को इस काम के लिए, इस महती भूमिका निभाने के लिए कि उन्होंने जिन सलाह को जहां तक बात पहुंचाई गई उससे वो पीछे नहीं हटे और लगातार जाति जनगणना को लेकर बखेड़ा खड़ा करते रहे और बीजेपी को नाचने की कोशिश करते रहे। और जब सरकार नहीं मानी, इन्होंने अपने राज्य सरकार की खर्चा से, और तब दोनों साथ हो गए, बड़ा भाई छोटा भाई तब तक साथ खड़े हो गए और बिहार में जाति जनगणना इन लोगों ने करा दिया। सब बधाई के पात्र हैं, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने उस मुहिम का साथ दिया, उस आवाज को बुलंद किया। कभी सरदेश शरद यादव, मुलायम सिंह, लालू यादव, गोपीनाथ मुंडे, रामविलास पासवान, ये सब खड़ा होकर पार्लियामेंट में एक जोर से वकालत करके ताकत बनाते थे। झांकना चाहिए और उसको मंथन करना चाहिए, नहीं तो सत्ता दूर है। अभी जिस महिषासुर से आप लड़ने जा रहे हैं, जो केंद्र की सरकार है, जिस तरह से छल बल से हमारे महिषासुर को मारा गया था, जब तक आप सब विद्या से पारंगत नहीं होंगे, इस केंद्र की सरकार को आप नहीं उखाड़ पाएंगे। आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप नहीं उखाड़ पाएंगे। मुझे डर है कि बिहार से सत्ता खिसक के फिर यहाँ भी फासिस्ट ताकतों के हाथ में जाने की संभावना मुझे दिख रही है, जिसके लिए आज हम सब मिलके इस आम सभा को करके हमने अपना चौथा पॉइंट इसलिए रखा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनहित अभियान की क्या भूमिका होगी, बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका होगी, सामाजिक चिंतकों की क्या भूमिका होगी, समाजवादी सोच रखने वाले लोगों की क्या भूमिका होगी, और वैसे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मूल्यों की बात करते हैं उनकी क्या भूमिका होगी। और जब तक ये बात मिलकर बैठकर बात नहीं किया जाएगा, समाधान नहीं निकलेगा। जब मैं यहाँ आता हूँ, कुछ जातों को बुरा लगता हूँ, मैं क्लियर यहाँ से बोल रहा हूँ, कुछ जातों को मैं बुरा लगता हूँ। अरे मैं एक साधारण परिवार का बेटा रहा हूँ। जब 12वीं क्लास पास किया तो जो हेडमास्टर मुझे पढ़ाता था वो मेरे पिताजी से संपर्क किया, कहा कि बहुत पढ़ने लिखने में तेज है, क्लास 1 ऑफिसर बन जाएगा एकदम, इसको बढ़िया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे। मैं की खाई को दूर करने के लिए जो डॉक्टर लोहिया के बाद इस बिहार की धरती के पर जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आगे बढ़ाया था, जो कर्पूरी ठाकुर जी की जो प्रयास थी, और कर्पूरी जी के प्रयास के बाद जो शरद जी ने पूरे देश में कोशिश किया। कर्पूरी जी भी गरीब गुरबे के लोगों को अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूची बनवाते रहते थे और उसको बुलाकर चुनाव लड़ा देते थे। जो लोग उस दौर के होंगे वो जानते होंगे। एक शोभाकांत मंडल जी थे भागलपुर जिले के, बेचारे अब नहीं रहे। मेरी लास्ट मीटिंग उनसे हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने आपको बहुत बार आग्रह किया, बिहार के गांव-गांव घूमिए, जिले-जिले घूमिए, आपके जैसे नौजवान लोगों को घूमना जरूरी है, आप लोगों को जोड़िए। देश की और समाजवादियों की धारा आज बदल गई है। वो राष्ट्रीय जनता दल से लगातार विधायक रहे, पीरपैंती विधानसभा से वो प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के भक्त थे, उनके शिष्य थे। उन्होंने कहा कि राजन जी, मैं तो साधारण किसान का बेटा था, खेती करता था, मैं कल्पना करता था कि कर्पूरी जी से मिलूंगा। एक आध बार मेरी मुलाकात हुई थी। पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी किसी भी शीर्ष नेतृत्व को हिम्मत नहीं है कि हमारी बात को काट दे, हिम्मत नहीं है। जो बोलता हूं पहले शोध करता हूं और उसका दस्तावेज इकट्ठा करता हूं। कई प्रदेशों में चर्चा है कि भाई तब बोलता है जब उस काले थैले में सामग्री रख लिया है, नहीं तो ऐसे बात नहीं करता है। अभी मंडल पर चर्चा चल रही थी, बिहार में भी और चर्चाएं चलेंगी कि मंडल आंदोलन आया, पिछड़ों को रिजर्वेशन मिली, उसके जीवन में उजाला लाने के लिए प्रयास किया गया। इसके 2 पिलर थे केंद्र में, रामविलास पासवान जी और शरद यादव। तीसरा कोई पिलर नहीं था। लालू जी सिपाही की भूमिका सिर्फ बिहार में निभा रहे थे, दिल्ली के आदेश का पालन करते थे। लालू जी बिहार में दिल्ली के आदेश का पालन कर रहे थे और मुलायम सिंह आरक्षण से बिटरे कर गए थे। चंद्रशेखर के कहने पर, देवीलाल के कहने पर शरद जी ने बलि दे दिया, अपना सरकार की बलि दे दी। ये सब आपस में लड़ गए, सरकार तितर बितर हो गई और खेल खत्म हो गया। समाजवादी सब बिखर गए। चंद्रशेखर जी की मंशा थी मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, देवीलाल की अलग मंशा थी, मुलायम सिंह आरक्षण से बिटरे कर गए। लेकिन ये 2 नेता रामविलास पासवान और शरद यादव दिल्ली की कंट्रोल को अपने हाथ में लिया और बिहार के कंट्रोल को बड़ी ईमानदारी के साथ गाइड करते रहे लालू जी को, और लालू जी ने भी बड़ी ईमानदारी के साथ
उस दौर में शरद यादव जी का साथ दिया और उस पूरी लड़ाई को कंट्रोल करके मंडल को लगाया गया। मंडल को लागू कराने में भूमिका तय की गई। सरकार में लालू जी थे, पैसे का घोर अभाव था, बड़े बड़े वकील करने थे, राम जेठमलानी को किया गया। एक दिन की सुनवाई की बड़े वकील वहां 10 लाख रुपया लेता है 5 मिनट के लिए। 10 लाख रुपये से कम नहीं लेता है। बहुत हाथ पैर जोड़िएगा तो 4-5 लाख रुपया हम लोगों से भी ले लेता है। जब मैं जाट को रिजर्वेशन गैर तरीके से दे दी गई थी, कांग्रेस ने 2014 के इलेक्शन के जस्ट पहले जाटों को ओबीसी में जोड़ दिया था और केंद्रीय काम को कर रहे हैं। देश भर में शरद जी के जाने के बाद इस मुद्दे को अगर कोई गर्म करके रखे हुआ तो अकेला इस देश का लीडर राहुल गांधी जी है, जो अभी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी यह बात कह रहा हूं और बहुत जोर देके कह रहा हूं कि देश में अभी जाति जनगणना आपकी भागीदारी आबादी के आधार पर हर जगह उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात अगर कोई लीडर कर रहा है तो समाजवादी मूल्यों पर स्थापित पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो जरा बताइए। कोई गमले का पौधा नहीं बोल रहा, बाप बेटे की कंपनी भी चुप बैठी पड़ी है। हमारे मुजफ्फरपुर के साथियों को अगर इस शब्द से बुरा लगता है तो मंथन कीजिएगा कि एक व्यक्ति जो यहाँ का है नहीं, देश भर का वो आदमी है, क्यों ऐसी बात करके जा रहा। बौद्धिक मंथन तो आप कर ही सकते हैं, बात करते हैं आईपीएस की बात करते हैं। अगर वो दलित है, पिछड़ा है, तो उसके साथ जितना जातीय उत्पीड़न होती है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें कई ऐसे, एक डिनर पार्टी था आईएसओ का दिल्ली के क्लब में, उसमें आमंत्रित किया गया मुझे बुलाने के लिए कि आप आइए, बातचीत रखिए अपनी। बैकवर्ड सारे अधिकारी आए हुए थे, सारे आईएएस थे लगभग, और लोगों ने अपनी पीड़ा जाहिर की कि साला हम वहां भी 2M दर्जे। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट से जब फाइनल पासिंग आउट होता है तो हम लोगों की टोली बन जाती है अलग अलग, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है, और हम लोग रिटायरमेंट तक उस उत्पीड़न को झेलते हैं। हमारे साथ इतनी सी गलती हो जाएगी, हमारे पर सब तरह की कार्रवाई हो जाएगी। वो सैकड़ों करोड़ का गड़बड़ कर देता है। कभी ऊंची जात के आईएएस पर कार्रवाई होते सुना है आपने? नहीं होता, उसके लोग बचा लेते हैं। हम लोगों ने, उन्हीं आईएएसओ ने मुझे कहा। तो जाति का उत्पीड़न हमेशा जब बड़े लेवल पर जाएगा तो और भी बड़ा दिखेगा आपको। वो बौद्धिक लेवल से धीरे से काटता है वहां। तो सवाल है कि क्या प्रस्ताव के तौर पर मैं बात रखना चाहता हूं, क्योंकि कई घंटों से आप लोग बैठे हुए हैं, समय खराब नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं और हम सब साथी, पूरी टीम जनहित, आप लोगों को अच्छा लगता है, इसका क्रियाकलाप अच्छा लगता है, तो बिना भेदभाव किए जातों से भी मैं कहना चाहता हूं कि भेदभाव ना करें। मैंने भेदभाव झेला है इस लोकतंत्र की धरती और इस समाजवाद की धरती पर। अगर हमारे स्थान पर कोई दूसरा होता तो फिर लौट के नहीं आता, लेकिन मैं बार बार आ रहा हूं और आऊंगा। तो मंथन कीजिएगा आज मेरे इस बात पर कि बिना भेदभाव किए, भाई वोट थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, जिसको वोट देना दीजिए। अरे जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं 15 कैंडिडेट का प्रचार कर रहा था। उठा के देखिए सोशल मीडिया में वो सब बात होगी कि भाई वैशाली में टोटल 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस 15 में से जो आपको अच्छा लगे उसको एक अपना वोट दीजिएगा। अब बताइए, मैंने अपने लिए मांगा कहीं वोट? हम लोग तो प्रयोग कर रहे थे, और वो प्रयोग तब किए जब लालू यादव जी असफल हुए। उस सहनी जी आए हुए थे, पिछली बार वो चुनाव लड़ चुके थे वैशाली से, 1-1.5 लाख वोट भी उनको आई थी, और इधर से हटा के उनको पार्टी में शामिल भी करा लिए लालू जी, और टिकट नहीं दिए, टिकट बेच दिया गया। और भाई बेच देगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव है कि हम लोग फिर से एक बार इस उत्तर बिहार में, साधन तो है नहीं, पिछली बार भी भाई आलोक जी ने नहीं बताया, लोहिया जी को बोलने का अवसर ही नहीं मिला, लेकिन दो शब्द वो बोलेंगे हमारे बाद। मैं चाहूंगा ऐसा कि किस तरह से उस सर्द रात में दिखाई भाई कुछ नहीं पड़ता था, अलग जगह है तो बिहार में गन्ना हुई और कोर्ट ने रोक लगा दिया। अगर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई होती तो जो 65% सीलिंग बढ़ी थी, क्या हर घर, पिछड़े परिवार के हर घर के बच्चे को जो प्रतियोगिता में तैयारी कर रहा है उसको मौका मिलता कि नहीं मिलता? नौकरियों में सीट बढ़ती कि नहीं बढ़ती? उसको रोक लगा दिया। तो एक
सार्थक प्रयास किया गया तो उसके परिणाम इतना जल्दी आ गए। सिर्फ 5-10 लोग मिलकर प्रयास किए तो इतनी बड़ी सफलता मिल गई। अगर इस क्रांतिकारी समाजवादी धरती पर यहाँ के तमाम लोग मिलकर आवाज उठा दे तो पॉलिटिकल पार्टी में टिकट बिकना बंद हो जाएगा, खासकर जो पार्टी टिकट बेच रही है, टिकट बिकना बंद हो जाएगा और कार्यकर्ता जो रियल कार्यकर्ता है उसको हो सकता है मौका मिले। और अगर यह बात अगर मैं लगातार अभी से बोलना शुरू करूंगा तो कुछ कार्यकर्ता का भाग्योदय निश्चित तौर से हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। जब मैं यही बोलना शुरू किया था तो कुछ लोग मेरे पास आए और लोगों ने कहा कि मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता के लिए तेजस्वी बाबू के दरबार अब खुल गया, सीधा घुस जाते हैं, मुलाकात आसान हो गई है, फिर बंद हो गई। हमने कहा कि भाई मिलना चाहिए। अरे हम उनके दुश्मन थोड़ी हैं, हम तो शुभचिंतक में से हैं। और जितना समय मैं लालू जी से मिलने में बिताया, जितनी मैं बातचीत करता था, मैं उनका शत्रु थोड़ी हूँ। समाजवादी सोच के आदमी रहे, उसी प्लेटफॉर्म से निकले, उसी आंदोलन के उपज रहे, मैं तो उनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन जब विचारधारा बदल जाए तो आलोचना भी करता हूँ। एक स्वस्थ व्यक्ति का यह काम होता है जिसकी मानसिक स्थिति, जिसकी बौद्धिक स्थिति, जिसकी सोचने की स्थिति एकदम स्वस्थ होगा, वो सही और गलत का निर्णय लेकर सही बात जरूर कहेगा। जिसकी कमी होती जा रही है। आज देश में इस संगठन अभियान रथ निकालेंगे, इसमें कई सुझाव आए साथियों का कि जिले में एक कमेटी बनाई जाए, हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन जो साथी जहाँ के हैं, हर साथी सिर्फ 2 साथी को जोड़े, हर साथी सिर्फ 2 साथी को जोड़े, लाइक माइंडेड, मैंने अपने विचारधारा को मानने वाले, ऐसे विषयों पर रुचि लेने वाले। बहुत लोग कह देगा अरे क्या मतलब है हमको ऐसे सवाल पर। जरा कल्पना कीजिए कि आज भारत की आज़ादी के आंदोलन में अगर गांधी पिए और इसको रखिए और प्रदेशों में है ऐसा, ये नया बात नहीं है, ये नई बात यहाँ की सरकार के लिए नहीं होगी। कुछ प्रदेशों में ऐसा है कि काट के रखा गया हिस्सों में, तो मुजफ्फरपुर एक राजधानी बने, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जो अंतिम चौथा पॉइंट है हम लोगों का, ये आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में फिर हम लोगों की क्या भूमिका होगी। हम लोग आवाज़ को मजबूत करें, हिस्सेदारी की डिमांड को मजबूती के साथ खड़ा करें ताकि पॉलिटिकल पार्टी में दबाव बने और कुछ कार्यकर्ताओं का भाग्योदय हो, या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें चुपचाप, या आप तय कीजिएगा। यह सवाल हम अगली मीटिंग के लिए आप सब साथियों के ऊपर छोड़ते हैं कि 2025 के चुनाव में क्या हम लोगों की भूमिका कुछ होनी चाहिए, जनहित अभियान की क्या भूमिका होनी चाहिए। जनहित अभियान जब पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है, अब पॉलिटिकल पार्टी मान नहीं रही है, उस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। चुनाव में जाना चाहिए या चुनाव में नहीं जाना चाहिए। चुनाव में जाना चाहिए। चुनाव में जब जाना चाहिए तो सब साथी मिलकर अगर फैसला लेंगे, सब साथी का अगर इसी तरह से भाव, सम्मान, प्रेम, सौहार्द बना रहा तो चुनाव में पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो पैसा भी नहीं था, यहाँ विराजमान हैं, शिक्षक हैं, नॉमिनेशन का पैसा नहीं था, कल नॉमिनेशन फाइल करना था, तय हो गया चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने जब से कहा कि सर हम के बच्चों की और आने वाली पीढ़ी की भविष्य तय कर देगी, इसके लिए बेहद जरूरी है। कहाँ है 1931, 90 साल से अधिक होने जा रहा है, उस अंधेरे तीर में आप तीर मार रहे हैं केंद्र सरकार, और आंकड़ा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, सामान्य जनगणना भी नहीं करा रहे हैं, जिसके कारण कई नीतियां प्रभावित हो रही है। बजट एलोकेशन ठीक से नहीं हो रहा, पिछड़ों का, दलितों का तो छोड़ दीजिए, अरे उनका भी ठीक से नहीं हो रहा, सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। अमित शाह जी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जनगणना के मालिक हैं, गृह विभाग जनगणना देश में कराता है। तो आज यह एक प्रस्ताव पास कीजिए कि हम सब जब यहाँ से जाएंगे तो हर 2 आदमी को जोड़ेंगे और जाति जनगणना अलग से ना हो। एक नई षड्यंत्र भी चल रही है। जो बात नरेश भाई ने कहा कि तकनीकी विषयों पर अध्ययन करके हम लोगों को जब बताना होगा, और जब हम ही लोग बताते हैं तब पॉलिटिकल पार्टी बोलना शुरू करती है, वरना चुप रहती है। तो भाई नरेश जी पूरा रोड मैप बनकर तैयार है, या उस सम्मेलन में वह बात रखी जाएगी। एक बड़े सम्मेलन की तैयारी कीजिए इस उत्तर बिहार की राजधानी में, और वहां हुंकार भरिए कि जाति जनगणना हो तो कैसा हो। आप तो नरेश भाई, आपने तो देखा था कि जाति जनगणना पर कैसे कैसे फॉर्मेट चेंज हो रहे थे बिहार में गन्ना को लेकर, कैसे कैसे ब्यूरोक्रेट घुमा रहा था, और जब आप लोग बोलते थे तो वहां सुधार हो जाता था। बोलिए हुआ है कि नहीं हुआ? जनता को बताना चाहिए बात। अरे अपने काम को तो बताइए, श्रेय मत लीजिए, लेकिन बताइए
कि जब भी आपने इस कुंडल की क्रांतिकारी धरती से आवाज उठाई है तो वहां बदलाव हो जाती थी। आज फिर इस कुंडल से ये आवाज उठी है। मुझे लगता है ये हल्की सी चिंगारी है, ये आग का रूप पकड़ेगा। लेकिन तब जब आप सब साथी आए हैं, देखिए प्रहलाद जी बगहा से चल के आए हैं, बगहा से भी और आगे से चल के आए हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है, लेकिन चल के आए। इसी तरह से राजकिशोर जी शायद चले गए, वो भी बहुत दूर से आए। हमारे सुरेश भाई यहाँ आए हुए हैं, ये सब जनगणना में उस समय साथ थे, वो सब लोग आए हुए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं। कितना पूरा समय निकाल के ये लोग यहाँ आए, आपके जिले में आए, इस क्रांतिकारी धरती को सलाम करने आए। मैं बार बार इस जुब्बा सहनी की धरती को सलाम करता हूँ, बार बार करता हूँ। यहाँ क्रांतिकारी धरती रही है, लोग इतना चुप क्यों हैं, जात पात में क्यों बिखरे पड़े हुए हैं? अरे जात की जंजीर से एक बार ऊपर उठकर तो देखिए, फिर से उन समाजवादी मूल्यों को स्थापित करके देखिए, देखिए वातावरण कैसा बन जाता है। लेकिन एक बार तो उठिए, एक बार प्रयास कीजिए। जाति जनगणना जाति की खाई को खत्म कर देने के लिए और गैर बराबरी की खाई को हमेशा के लिए मिटा देने के लिए बेहद जरूरी सवाल है। इस सवाल को जहां जाइए, हर आदमी अपने गांव में शाम को कहीं चौपाल पर बैठते हैं, कहीं पान की दुकान पर बैठते हैं, कहीं नाई की दुकान पर बाल कटाने बैठते हैं, कहीं चाय वाले के यहाँ बैठते हैं। 2 मिनट चर्चा छेड़ दीजिए कि भाई जाति जनगणना क्यों जरूरी है, ये ऐसा अभियान होने जा रहा है। अपने पास साधन नहीं है टीम के पास कि खूब बड़े लेवल पर ऐसा प्रदर्शित कर जाए कि एकदम से छा जाए, छाने वाली बात नहीं हो पाएगी। तो ये 10 साल से अधिक रोक दिए ना इस समुदाय को। अगर 2011 में ही जो पार्लियामेंट में तय हुआ था कि 2011 की जनगणना में जाति की गिनती होगी, प्रणब मुखर्जी हाउस के लीडर थे, उनका स्टेटमेंट पार्लियामेंट में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अब नहीं है इस दुनिया में, उनका एश्योरेंस, यानी प्रधानमंत्री जी ने हाउस में कहा कोई वैल्यू नहीं, हाउस का लीडर बोला कोई वैल्यू नहीं। अगर हो गया रहता तो यह समाज, पूरे हिंदुस्तान का समाज, पिछड़े वर्ग का समाज आज कहां जाता? कांग्रेस के पास। आज उस कांग्रेस के पास नहीं, कहां जाता? अगर जाति जनगणना हो गई होती और आपके लिए एक मुकम्मल पॉलिसी का निर्धारण हो गया होता, इस समाज का उत्थान होता कि नहीं होता? तो कांग्रेस ने भी आपको 2010 में रोककर अब तक रोका। यह आलोचना जरूर कीजिए, लेकिन अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो एक बार 10 कदम उनको चलाकर देखा जाए, लिटमस टेस्ट कर लिया जाए। तो क्या उनको मुजफ्फरपुर में बुलाना चाहिए? क्या राय है आप? सर्वसम्मति से हाथ उठा के बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जो कार्यभार जिम्मेवारी मिलेगी, जिसकी जो क्षमता है, हम लोग उसको पूरा करेंगे। हम सब साथी से आग्रह करते हैं कि इस चिंतन में, जो हम लोग 2 दिन अभी चिंतन करेंगे, उसमें जरूर शिरकत करें, बैठ के बातचीत करें और एक लिस्ट तैयार हो और उस लिस्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। और चिंता मत कीजिए कि भाई संसाधन, हम लोग बिना संसाधने के कैसे कैसे ना काम कर दिया है। जनगणना अभियान रथ निकाल दिया था, बड़ी मुश्किल से, मुझे लगता है 30, आलोक भाई बताएगा, 30-35 हजार रुपया इकट्ठा हुआ था। 15 दिन यात्रा निकली पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में निकली। दूसरे चरण में धावा बोला हमारे ऊपर, सब एक गाड़ी लेके आया था कि हमको 6000 रुपया दीजिए, मेरा गाड़ी का किराया बाकी। अब करे भैया माफ करना, पैसा यहाँ नहीं है। तेल दे दिया ना? हाँ दे दिया। तो गाड़ी तो तुम घर पर खड़ा रखता, तू अपना आदमी है, अब पैसा मांग रहा, तो लोहिया जी उसको डपटे कहे जाओ पैसा कौन चीज लेगा तुम। इस तरह का सम्मेलन हो, जाति जनगणना अभियान रथ फिर से एक बार निकाला जाए और संगठन के विस्तार पर, जैसे हमने कहा कि हर साथी सिर्फ 2 साथी को जोड़ ले। क्या आप लोग का 2 मित्र नहीं है? सिर्फ 2 साथी को जोड़ लीजिए, तीसरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 को जोड़ लीजिए। हर साथी सिर्फ 2 साथी को जोड़ ले। और चौथा था कि भाई क्या हम लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहिएगा कि जो सेल परचेज का खेल चल रहा है राजनीतिक दलों में, तो इसमें कोई हस्तक्षेप कीजिएगा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होनी चाहिए? और पीपल दोनों का संगम हो, उसे स्पर्श करती हुई हवाएं हम लोगों को छू रही है, वहां हम लोग आज आम सभा कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई आपको कि आपने ऐसा स्थल चुना, और आपके सहयोगी नरेश भाई, लोहिया जी, हमारे बीके रंजन जी, आलोक भाई को भी आभार है। वामपंथी जी बार बार फोन कर रहे थे कि बड़ी गर्मी है सर, अभी कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अरे अब भारत में जलवायु परिवर्तन हो गया है, अब 2 महीना से ज्यादा। भाई हाथ उठाइए, बगल में है उमेश दास, नहीं, मनोज दास, मनोज दास, सॉरी,
ये मेरे साथ साथ थे। इनके यहाँ सभा होती थी, इनको भी दबाव बनाया जाता था। अरे सोच बदलो, ये कंपनियों से आपके आने वाली आपकी पीढ़ी, आपका जो भविष्य बनना था बन गया। अपने पीढ़ी को बचाइए, आने वाली पीढ़ी को बचाइए। इन कंपनियों से आपका भला नहीं होने वाला है, वो आप देख चुके। हर आदमी यहाँ कम से कम 35 वर्ष उम्र जरूर क्रॉस कर चुका है। आप मूल्यांकन कीजिएगा, कंपनियों से लाभ नहीं हो सकता। भाई इतनी दिन शासन रही इस दोनों की, कोई बताए कि इस राज्य का गरीब गुरुआ का बेटा 100 करोड़ का आदमी बना हो, ठेकेदारी किया हो, सिस्टम का हिस्सादार बना हो। जरा बताइए, 100 ठेका पट्टी तो हम दे सकते थे। आप कहते हैं कलम नहीं है तो नौकरी कैसे दे देंगे? अरे ठेका में हम लोगों ने जब मायावती को दबाव बनाया था उत्तर प्रदेश में, जब वो मुख्यमंत्री थी, हमने कहा कि भाई करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का जो आप इतने शिद्दत के साथ सुने। भाई नरेश जी दो शब्द कहेंगे। अब लास्ट में जो है लोहिया जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। इससे पहले अजय यादव जी अपना परिचय रखे 2 मिनट में। लड्डू जी ना एक शायर है आपके यहाँ पर गुंजन जी, अजय यादव जी, आपको बताएं संजय यादव जी, आलोक यादव जी, जिंदगी गुजार दिया। कई लोग यहाँ पर अपने विचारों को रखे। ये आपके समक्ष बोल रहे थे, आपसे बताएंगे। आपको बता रहा है हूँ जनहित अभियान के राज नारायण जी, राष्ट्रीय संयोजक जी, जो बेहद बात इसके साथ में अपनी बात खत्म इन्हीं शब्दों और के साथ सपूत के रूप में आप जय काम कर रहे हैं। विज्ञान, हम जय आपको संविधान, जय हर भारत, रूप से आपको मदद करेंगे। जय जनहित आपके विचार हमको अभियान। अच्छी लगी और आप भी अपने लिए रमाशंकर राय लड़ाई आपके लड़ रहे हैं। समक्ष। और एक चीज है, हम समाजवादी